नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 29 में हम FST 001 के खंड 5 की इकाई 19 का अध्ययन करेंगे। इकाई 19 भोजन और कृषि। खंड 1 में पढ़ चुके हैं कि भोजन ने मानवीय समाज को भूतकाल में काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। कृषि के आगमन के बाद ही मनुष्य लगातार भोजन उपलब्धि के विषय में निश्चिंत हो सका तथा उसका खानाबदोश जीवन समाप्त हुआ। इस इकाई में हम कृषि के विविध मूलभूत पक्षों और भोजन को निर्मित करने वाले विभिन्न उत्पादों का अध्ययन करेंगे। इकाई 2 भाग 2.3 में कृषि और सभ्यता की उत्पत्ति का संक्षिप्त उल्लेख हुआ है। शायद आप उस भाग पर पुनः एक सरसरी दृष्टि डालना चाहेंगे। ऐसा कर चुकने के उपरांत आइए अब भोजन और कृषि के विषय में बातचीत करें। आपको इस इकाई में अनेक गणितीय आंकड़े मिलेंगे। यह आवश्यक नहीं कि आप सभी को याद रखें। वास्तव में ये आंकड़े आपको संपूर्ण स्थिति का एक व्यापक और अधिक वास्तविक रूपाकार समझाने के लिए दिए गए हैं। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप कृषि के मूलभूत संसाधनों की व्याख्या कर सकेंगे, हमारी फसलों के उत्पादन में हुई विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को जान सकेंगे, विभिन्न कृषि तकनीकों की चर्चा कर सकेंगे, वैकल्पिक खाद्य साधनों तथा उनके उत्पादन में हुई प्रगति को स्पष्ट कर सकेंगे, समझ पाएंगे कि कृषि में उन्नति वैज्ञानिक और तकनीकी निवेश के कारण हुई। 19.2 भारत में कृषि जीवन की एक पद्धति। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। भारत की 24.5 करोड़ श्रम शक्ति में से 1981 में जो अंतिम उपलब्ध संख्या है 9.3 करोड़ खेती करने वाले थे तथा 5.6 करोड़ खेतीहर मजदूर थे। सम्मिलित रूप से वे हमारी श्रम शक्ति के 60% भाग बनाते थे। इन 15 करोड़ लोगों के लिए कृषि प्रमुख व्यवसाय ही नहीं, जीविका का साधन भी है। हमारे पास कुल 32.8 करोड़ हेक्टेयर का भौगोलिक क्षेत्र है। खेती के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र 14.2 करोड़ हेक्टेयर है तथा प्रायः 3.1 करोड़ हेक्टेयर को कई बार जोता जाता है, जिससे कुल उपजाऊ क्षेत्र 17.2 करोड़ हेक्टेयर हो जाता है। वन भूमि लगभग 6.7 करोड़ हेक्टेयर है। वर्तमान मूल्यों पर 1,73,200 करोड़ रुपए के हमारे कुल वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि की 57,066 करोड़ रुपए, वानिकी की 1,597 करोड़ रुपए तथा मछली पालन उद्योग की 1,443 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। अतः हमारे कृषक और खेतीहर मजदूर जो श्रम शक्ति के 61% भाग को निर्मित करते हैं, हमारे कुल वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद में 35% की भागीदार हैं। इन आंकड़ों को पढ़ते हुए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. हमारे अधिकांश कृषक निर्धन हैं। यदि हमारे गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को कुछ सफलता मिल सकी, तभी हमारे कृषकों के पास कृषि को एक गतिशील उद्यम बनाने के लिए पर्याप्त साधन हो सकेंगे। 2. आने वाले समय में लागू होने वाली हमारी कृषि तकनीकें और नीतियाँ इतनी श्रम सघन होनी चाहिए जिनसे कृषि में जुटी हमारी व्यापक श्रम शक्ति को कार्य मिल सके। श्रम को कम करने वाली किसी प्रबल तकनीक की शुरुआत अधिकांश कृषि श्रमिकों को बेकार कर देगी और सामाजिक असंतोष को जन्म देगी। अतः आपने देख लिया कि हमारे देश में कृषि हमारी जनशक्ति के एक बड़े भाग को कार्यरत रखती है तथा उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। आइए हम अब इस कृषि के मुख्य साधनों का अध्ययन करें। 19.3 कृषि के मूलभूत साधन। फसलों, पशु जाति तथा मानवीय प्रयत्नों की विशाल विविधता के अतिरिक्त कृषि के मूलभूत साधन हैं सूरज का प्रकाश, मृदा और जल। अब हम इनकी एक के बाद एक चर्चा करेंगे। 90.3.1 सूरज का प्रकाश। आप पहले ही जानते हैं कि पौधे भोजन तभी बना सकते हैं जब सूरज की रोशनी उपलब्ध हो। दिन के 12 घंटों में पृथ्वी पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में सामान्यतः 500 किलो कैलोरी की सूर्य विकिरण प्राप्त होती है। इनमें से पौधे केवल 202 किलो कैलोरी का प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग करते हैं। सैद्धांतिक रूप से एक वर्ष में प्रति हेक्टेयर 140 टन फसल प्राप्त करना संभव है यदि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पोषण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।
फिर भी व्यवहारिक रूप में एक वर्ष में प्रति हेक्टेयर प्राप्त अभी तक की सर्वाधिक फसल केवल 25 टन अन्न ही थी। मानसून के दौरान जब सबसे अधिक वर्षा होती है, अधिकतर समय आकाश बादलों से ढका रहता है, जिससे सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं मिलता है। गर्मियों में सर्वाधिक सूर्य की रोशनी मिलती है, पर दुर्भाग्यवश इसी समय पानी बहुत कम होता है। ऐसी परिस्थितियों में मानसून के दौरान पड़ने वाली बारिश के अधिक जल को निचली सतह के क्षेत्रों में संग्रह टैंकों में एकत्र कर लेना चाहिए। फिर गर्मियों में जब सिंचाई की अधिक आवश्यकता हो तो इस एकत्रित पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें संपूर्ण गांव या खंड के सम्मिलित सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है, क्योंकि संग्रहकर्ता टैंकों का निर्माण व्यक्तिगत रूप से कृषकों के बूते से बाहर है। हाँ, सर्दी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ऋतु है, क्योंकि इसमें सूर्य की रोशनी तथा नमी दोनों पर्याप्त मात्रा में बनती हैं। 19.3.2 मृदा। ऊपरी मृदा की 1 सेंटीमीटर तह बनाने में प्रकृति को 50 वर्ष से अधिक समय लगता है, परंतु प्रतिवर्ष वायु, जल और मनुष्य की लापरवाही के कारण 600 करोड़ टन से भी अधिक मृदा नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे पोषणों, प्रति 0.26 करोड़ टन और 0.33 करोड़ टन फास्फोरस के साथ बह जाती है। मिट्टी बहने से रोकने का सर्वोत्तम उपाय है वृक्षों और घास से जमीन को आवरण प्रदान करना, पर ऐसे क्षेत्रों में जहां भूमि पर फसल उगाने की अधिक आवश्यकता है, ऐसा सरलता से नहीं हो पाता, तो हमें परिरेखा बंध और खड्ड बंद करने का सहारा वैज्ञानिक रीति से लेना होगा। बाद में क्षेत्रबंधों पर वृक्ष और झाड़ियाँ जिनसे हरी खाद बनाई जा सकती हैं लगाना होगा। हमारे देश में प्रायः प्रयुक्त होने वाली हरी खाद की फसलें हैं सन, जवार, लोबिया, चना और मूंग मसूर। यद्यपि इतिहास साक्षी है कि मिट्टी के अनुचित प्रयोग के कारण सभ्यताएं लुप्त हो गई हैं, तथापि हम करोड़ों टन उत्तम मिट्टी ईंटें बनाने और सड़क बिछाने के लिए ले लेते हैं। इस व्यर्थ के उपयोग को बहुत कम कर देना चाहिए। ईंटें और सड़कें बनाने के लिए किसी वैकल्पिक और अधिक समय तक चलने वाली सामग्री का उपयोग करने से ऐसा हो पाएगा। क्या आप जानते हैं कि आज जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को 0.4 हेक्टेयर भूमि खाद्य उत्पादन के लिए तथा 0.08 हेक्टेयर भूमि घर, सड़कें, जल निकास, ऊर्जा आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए चाहिए। आजकल हमारे देश में एक व्यक्ति को 0.33 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि मिलती है, जो निर्धारित सीमा से कहीं कम है। अब समय आ गया है कि मृदा के मूल्य और भूमि के वैज्ञानिक प्रयोग के महत्व के प्रति एक देशव्यापी चेतना उत्पन्न की जाए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि मृदा की उपेक्षा करने से हमारा भविष्य संकट में पड़ जाएगा। आइए अब अपने देश में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा को देखें। भारतीय मृदा को 25 विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। सुगमता के लिए इन्हें नीचे इटैलिक्स में दिए गए 10 वर्गों में रखा जा सकता है। अनाजों के रूप में उनकी उच्चतम क्षमता 457.2 करोड़ टन अनाज की अनुमानित की गई है। हमारी जलोढ़ मृदा 153.6 करोड़ टन, काली मिट्टी 153.6 करोड़ टन, लाल और पीली मिट्टी 6.9 करोड़ टन, लाल मिट्टी 53 करोड़ टन और तटीय और नदीमुख जलोढ़ मृदा 41.3 करोड़ टन अनाज के रूप में उत्पन्न कर सकती है। भूरी, मखरला, रेगिस्तानी, पहाड़ी और पर्वतीय भूमि और 17.6 करोड़ टन उत्पन्न कर सकती है। हम पाते हैं कि हमें मिट्टियों के व्यापक किस्में प्रदत्त हैं। मिट्टी में फसलें या अन्य पौधे उगाने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि हम जो पौधे उगाने जा रहे हैं उसके लिए मिट्टी अनुकूल है भी या नहीं है। मिट्टी के पोषक और बाह्य गुणों का परीक्षण फसलों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकने के लिए किया जाना चाहिए। ये सभी कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि मिट्टी सही किस्म की नहीं है तो फसल न केवल घटिया होगी अपितु मिट्टी भी खराब हो जाएगी। 19.3.3 जल। देश की कृषि का एक प्रमुख कारक जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका बारिश पर निर्भर करना है। हमारे कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर बोए गए क्षेत्र में से सिंचा गया कुल क्षेत्र केवल 4 करोड़ हेक्टेयर है। शेष बारिश पर ही निर्भर है।
भारतीय कृषि को कभी कभी मानसून को दांव पर रखकर खेले गए जुए की संख्या दी जाती है। इस कथन में कुछ सच्चाई भी है। एशिया के दक्षिण पूर्व की मानसून पट्टी पर स्थित हमारे देश में बारिश न तो एकसार होती है और ना ही पूरे वर्ष में ठीक से बंटकर होती है, जिससे वर्षा पर निर्भर फसलें ही समुचित रूप से विकसित हो सकती हों। आपको ज्ञात ही होगा कि हमारे देश के अधिकांश भागों में वार्षिक वर्षा 3 महीने से कम समय में ही हो जाती है और शेष वर्ष शुष्क रहता है, परंतु राजस्थान जैसे इलाकों में 3 दिन की बारिश के पश्चात 3 वर्षों का सूखा भी पड़ सकता है। प्रतिवर्ष हमारे देश के एक या दूसरे भाग में सूखा या बाढ़ की स्थिति तो आम सी बात हो गई है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी हानि पहुंचती है। अनंत काल से भारतीय वर्षा से परिचित हैं। महाभारत में ऐसे अकाल का उल्लेख आता है जिससे लोगों को भीषण कष्ट भोगना पड़ा। हड़प्पा सभ्यता के विशाल खलिहान इस बात के संकेत हैं कि न केवल उस समय कृषि की बहुतायत थी, बल्कि अकाल की वर्षों में प्रयोग करने के लिए अन्न को भारी मात्रा में संग्रह करने की आवश्यकता भी थी। 1987 में हाल में हमें इसी सदी का भीषणतम सूखा भोगना पड़ा, पर पर्याप्त अन्न भंडारों के कारण हम इस कठिन काल में कष्टों की अपेक्षा केवल चिंताजनक स्थिति से होकर रह गए। हाल ही में अंकित इतिहास के अनुसार 1877, 1899, 1918 प्रमुखतः देशव्यापी सूखे के और 1878, 1892 एवं 1912 बहुव्यापी बाढ़ के वर्ष रहे हैं। सामान्यतः प्रति 4 वर्षों में एक बार हम देश के विभिन्न भाग में सूखे का और प्रति 20 वर्षों में एक बार देशव्यापी सूखे का सामना करते हैं। फिर भी अकाल और बाढ़ के होने का कोई नियमित समय नहीं है। क्योंकि हम देश की भौगोलिक स्थिति को नहीं बदल सकते, हमें अनियमित मानसून के साथ जीना सीखना होगा। औसतन वर्ष में 37 करोड़ हेक्टेयर मीटर वर्षा हमें प्राप्त होती है। 1 हेक्टेयर मीटर वर्षा 10,000 क्यूबिक मीटर के बराबर होती है। देश के अधिकांश भागों की कुल वर्षा के 80% का कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। अनुमानतः 8 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल मिट्टी में जल्द हो जाता है, जिसमें से करीब आधा ऊपरी मिट्टी की परत में रहता है और पौधों की विकास में सहायक होता है। शेष जल वर्ष भर में भूमि में जज्ब होता है और भूमिगत जल का निर्माण करता है। इसमें से भी प्रायः 3/4 जल पुनः फसलों के विकास में प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर भी वर्तमान समय में हम केवल इसका 1/4 ही प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि भूमिगत जल का प्रयोग समुचित परीक्षण के पश्चात ही करना चाहिए। कुछ स्थानों पर भूमि में नमकीन कोष होते हैं जो भूमिगत जल में घुल जाते हैं। जब जल बाहर निकाला जाता है तो ये बाहर भी आ जाते हैं और भूमि को उपजाऊ नहीं रहने देते। आपने अभी देखा कि हमारे देश के इन मूल साधनों में पर्याप्त वैभिन्न है। अगले प्रभाग में बोध प्रश्न 1 के हल करने के बाद हम भारत में पाए जाने वाले आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ पौधों और उपयोगी पशुओं के विषय में जानेंगे। हम यह भी देख पाएंगे कि वे हमारे देश में ही थे या कहीं बाहर से लाए गए। अब बोध प्रश्न 1 में जो मुख्य प्रश्न होता है वो ये निकल के आता है कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। अपने उत्तर के समर्थन में 2 या 3 कारण बताइए। 19.4 वनस्पति और पशु भारत की संपदा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 20,000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियां हमारे देश में हैं। यह संख्या अधिक विशाल भूमि वाले देशों में पाए जाने वाले पौधों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। इसका कारण भारत की मिट्टी और जलवायु में पाई जाने वाली बहुत ज़्यादा विविधता है। 20,000 किस्मों में से 500 का प्रयोग किसी न किसी रूप में होता है और सजावटी पौधे, झाड़ियों और जड़ी बूटियों के अतिरिक्त 250 किस्में ऐसी हैं जो अभी उगाई जा रही हैं। इन उपजाई गई किस्मों में से करीब 35 पहले भारत तथा समीपवर्ती राष्ट्रों द्वारा लाई गई। इनके अंतर्गत चावल, मामूली बाजरा, रतालू, कचालू, दालें, सेम, सरसों, एशियाई रुई, जूट, सनहेम, मेस्टा,
अंबाड़ी बैंगन, पालक, खीरा, कोहड़े की एक विशिष्ट किस्म, काली मिर्च, लंबी मिर्च, दालचीनी, अदरक, हल्दी, इलायची, भांग, आम, केला, नींबू वंश के फल, कटहल, खजूर, इमली, आंवला, बेर, कैथ, फालसा, जामुन तथा अनेक औषधि युक्त पौधे आ जाते हैं। पशुओं के कुबड़ वाले मवेशी और तटीय भैंसें भारत मूल के हैं। पालतू कुबर रहित गोधन के मूल चित्र हड़प्पा युग की मुद्राओं पर गुजरात और राजस्थान में मिले। 2450 ईसा पूर्व जोते गए प्रारंभिक खेत कालीबंगन राजस्थान में पाए गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि समस्त विश्व के कुक्कुट पालन का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लाल जंगली मुर्गे से शुरू हुआ। जितने पौधे या पशु हमारे देश में प्रयुक्त होते हैं सभी यहाँ के वासी नहीं हैं। इनमें से कुछ विश्व के विभिन्न भागों से यहाँ लाए गए हैं। चूँकि प्राचीन काल से ही भारत के अन्य देशों से व्यापारिक संबंध थे, अतः एक बड़ी संख्या में उपयोगी पौधे और पालतू पशु पूर्व और पश्चिम देशों से ही यहाँ लाए गए। पश्चिमी एशिया से जो पौधे यहाँ लाए और विकसित किए गए वे जौ, गेहूँ, मसूर, मटर, बड़ी सेम, प्याज, लहसुन, चुकंदर, गाजर, मूली, सौंफ, धनिया, जीरा, अल्फा, अलसी, बेलाडोना, पोस्ता, कृष्णसिलियस, लिकोरिस और फॉक्सगलवा, अफ्रीका से ज्वार, बाजरा, आंगुल्य बाजरा, लोबिया, रेंडी, तिल, भिंडी, घीनी घास, हस्ती घास और कॉफ़ी आए। इसी प्रकार चीन से प्रोसो बाजरा, सोयाबीन, तुंग, चर्बी, लोकाट, लीची, आड़ू, खुबानी, अखरोट और चाय लाए गए। दक्षिण पूर्व एशिया तथा पैसिफिक द्वीपों से कटहल की एक किस्म बिलिम्बी, कैरम्बोला, चूना, नींबू, मीठा संतरा, खट्टा संतरा, गलगल, छोटा संतरा, मैंगोस्टीन, नारियल, साबूदाना, सरकरा खजूर, सुपारी, पान और मेहंदी लाए गए। नए संसार अर्थात अमेरिका से आए भुट्टा, आलू, तंबाकू, शकरकंद, अरारोट, टमाटर, मिर्च, काशीफल, पपीता, अमरूद, शरीफा, मूंगफली, अमेरिकी रुई, रबर, सूरजमुखी, अंगूर, कद्दू और चिड़ायता। जब ये पौधे हमारी भूमि तक पहुँचे तो यहाँ की विविध मिट्टियों और जलवायु में शीघ्र रच बस गए, यहाँ तक कि अपने मूल देश की अपेक्षा और भी अच्छी तरह से उगे। इनमें से गेहूँ और अनेक दालों जैसे कुछ पौधे तब से हमारी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। चूँकि ये पौधे हमारे यहाँ विभिन्न परिस्थितियों में उगाए जाते हैं, इनसे अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें निश्चित सुधार करना आवश्यक है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा रोगों का मुकाबला करने की शक्ति, अधिक फसल देने वाली किस्में उगाना आदि जैसे कुछ सुधार भी हुए हैं। अगले भाग में हम हमारे अन्न, ज्वार, तिलहन, दालों और अन्य अनेक फसलों में हुई प्रगति की चर्चा करेंगे। 19.5 हमारे कृषि उत्पादन में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। हाल के वर्षों में हमारे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसका एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण है वैज्ञानिकों द्वारा पौधे के आनुवंशिक ढांचे में लाया गया परिवर्तन, जैसे पौधे का छोटा और घना होना तथा उनकी विकासात्मक लयबद्धता। आइए देखें इसका क्या अर्थ है। मान लें कि एक ऐसा पौधा है जो वर्ष के किसी विशेष समय में अनुकूलतम उपज देता है। आनुवंशिक परिचालन द्वारा वैज्ञानिकों ने यह संभव कर दिया कि उसे वर्ष के किसी भी समय में लाभप्रद फसल के रूप में उगाया जा सके। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, आपको शायद ही याद हो, पर आपके माता पिता आपको अवश्य बता सकते हैं कि कुछ वर्ष पहले आलू, लोबिया, सेम जैसे पौधे वर्ष के केवल कुछ महीनों के लिए ही स्थानीय बाजारों में उपलब्ध होते थे, पर अब उन्हें संपूर्ण वर्ष में कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। इसका कारण उनकी विकासात्मक गति में लाया गया परिवर्तन है। 19.5.1 अन्न और ज्वार बाजरा। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कही जाती हैं। उत्तर भारत में जहाँ मौसम भिन्न होते हैं, यह समय जुलाई से अक्टूबर का है। मानसून पश्च उपज अर्थात अक्टूबर से मार्च के मध्य उगाई जाने वाली उपज रबी फसल है।
खरीफ फसलों में चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, रागी और अन्य मोटे अन्न आते हैं। दूसरी ओर गेहूं, जौ, जई, राई तथा ट्रिटिकेल रबी फसलों के उदाहरण हैं। चावल देश का प्रमुख अन्न है जो प्रायः 80% क्षेत्र में उगाया जाता है। भाग 19.4 में आपने पढ़ा कि हमारे देश में सबसे पहले उगाए जाने वाले पौधों में से चावल भी एक था। 1950 के मध्य तक उपजाई जाने वाली चावल की किस्में लंबी और कमजोर तनों वाली थी। ऐसे पौधे सूरज की रोशनी तथा अन्य पोषकों का उपयोग कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते थे और ढीले पुष्पगुच्छों पर बहुत कम दाने उत्पन्न कर सकते थे। इसके विपरीत आज ज़्यादा उपजाऊ किस्में छोटी हैं, मजबूत शाखा युक्त हैं और बहुत बड़ी मात्रा में तल शाखा उत्पन्न करती हैं। ये पौधे खाद से लाभान्वित होते हैं तथा दानों से लदे सघन पुष्पगुच्छ उत्पन्न करते हैं। फ्लैग पत्ते सीधे खड़े रहते हैं और फसल कटने तक हरे रहकर भोजन उत्पन्न करते रहते हैं तथा दानों के भराव के लिए उसे भेजते रहते हैं। अधिकांश नई किस्में मौसम में बंधी नहीं रहती, अतः वर्ष में किसी भी समय इसे उगाई जा सकती है। वे किसी भी अन्य फसल से गर्मियों, सर्दियों या वर्षा ऋतु में परिवर्तन क्रम में उग सकती हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के परिणाम स्वरूप चावल का उत्पादन 2.5 करोड़ टन 1954 से 1955 से बढ़कर 5.9 करोड़ टन 1984 से 85 में हो गया। प्रति हेक्टेयर फसल के हिसाब से यह 820 किलो से 1425 किलो हो गया। यद्यपि इस काल में जनसंख्या 39 करोड़ से करीब 75.1 करोड़ तक बढ़ी, तथापि प्रति व्यक्ति चावल की कुल उपलब्धि भी 159 ग्राम से 207 ग्राम प्रतिदिन हो गई। हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रबी फसल गेहूं की कथा इससे भी ज़्यादा चमत्कारिक है। उसी अवधि में प्रति हेक्टेयर फसल का उत्पादन 827 किलो से 1873 किलो हो गई। इस उल्लेखनीय वृद्धि ने संपूर्ण देश के कृषि जगत में क्रांति ला दी है। उसे हरित क्रांति भी कहा जाता है। हमारी जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी गेहूं की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 80 ग्राम से 130 किलोग्राम तक पहुंच गई है। उच्च उत्पादक किस्मों में से कुछ क्षेत्र जहां पारंपरिक रूप से मोटा अनाज उगाया जाता था, जहां चावल और गेहूं की फसलें उगाई जाने लगी, इसलिए मोटे अनाज का क्षेत्र 1958 से 1959 में 4.47 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 1984 से 1985 में 3.92 करोड़ हेक्टेयर हो गया। फिर भी उसी समय के दौरान मोटे अनाज की उपज 2.3 करोड़ टन से बढ़कर 3.12 करोड़ टन हो गई। इसका प्रमुख कारण मोटे अनाज में नई सुधरी हुई किस्मों का प्रयोग है। नई सुधरी हुई पौधों की किस्मों की संकल्पना अन्य अनेक फसलों तक भी पहुंचाई जा रही है। पौधों के विकासात्मक इतिहास के आधार पर तथा आंकड़ों के विश्लेषण का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक अब आदर्श किस्में अर्थात ढांचे और वांछित शरीर, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक गुणों से युक्त पौधे निर्मित करते हैं। वैज्ञानिक उपलब्ध जनन द्रव्यों की व्यापक किस्मों से छांटकर अनुकूलन गुण चुनते हैं। फिर वे एक किस्म में यथासंभव वांछित गुणों का समावेश करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे हमें उन सभी वांछित गुणों से युक्त किस्म प्राप्त हो। 19.5.2 दालें और सोयाबीन। दालों को हमारी जनता के भोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये प्रोटीन का उत्कर्ष स्रोत हैं। ये मुख्यतः शाकाहारी उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। हमारी जनसंख्या के कमज़ोर वर्गों में से अधिकांश अंडे और अन्य पशु उत्पादनों के उत्तम प्रोटीन स्रोत का व्यय वहन नहीं कर सकते हैं। दालें मवेशियों के भोजन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। दालें फलियों वाले पौधे हैं और आप जानते हैं कि भूमि को उर्वरक बनाए रखने में दालों की एक अहम भूमिका है। आइए अब उन दालों की चर्चा करें जिनका हम सामान्यतः इस देश में प्रयोग करते हैं। अरहर एक अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली दाल है। इसकी कुछ किस्में बहुत से पत्तों और शाखाओं से युक्त हैं तथा इनमें फली और दाने बहुत कम हैं। इन्हें अब
अधिक सघन, व्यवस्थित और अधिक फलियों तथा बीजों से युक्त पौधों से बदला जा सकता है। यहाँ पहले किस्में 300 दिन से भी अधिक समय में कटने की स्थिति पहुँचती थी, वहाँ कई वर्तमान किस्में 150 दिनों से भी कम समय में स्थिति तक पहुँच जाती हैं। चिकपी चने के जमीन के समांतर फैले हुए पौधे के प्रकार को सीधे खड़े हुए तनों, अनेकों शाखा वाले प्रकार में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें ऊपर से नीचे तक फलियां लगती हैं। विकासात्मक गति में परिवर्तन के कारण सर्दियों और गर्मियों में मूंग और उड़द उगाना संभव हो गया है। इस परिवर्तन ने मैदानी इलाकों में राजमा उगाना भी संभव कर दिया है, जो अभी तक असंभव था। एक बात जिसका हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे वह यह है कि दालों की उपज में किस्मों की विविधता की अपेक्षा फसलों की व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण है। बोने में एक पक्ष की देरी का अर्थ भरपूर फसल और एकदम फसल व्यर्थता के बीच का अंतर हो सकता है। फसलों को सही समय पर मात्र एक सिंचाई व्यापक फसल वृद्धि का कारण बन सकती है। दालों की फसलों की जड़ों में ग्रंथिकाएं होती हैं जो बैक्टीरिया को शरण देती हैं और वे वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी नाइट्रोजन आवश्यकताएं कम हैं, परंतु उन्हें फास्फेट की पर्याप्त मात्राएं भूमि परीक्षण के बाद ही दी जानी चाहिए। अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं उत्तम पौधों की पैदावार, स्वस्थ फसल और आवश्यकताओं पर ही रसायनों का प्रयोग, जिससे फलियों को छेदने वाले कीटाणुओं की रोकथाम की जा सके। दुर्भाग्यवश उच्च उत्पादक बीजों की तुलना में व्यवस्थापक तकनीक की किसानों को जानकारी नहीं मिली है। परिणाम स्वरूप दालों के उत्पादन में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। 1986-87 में दालों का हमारा कुल उत्पादन 1954-55 में 1.1 करोड़ टन की तुलना में 1.2 करोड़ था। इस बीच हमारी जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई है कि दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि आज कम हो गई है। वर्तमान में यह 40 ग्राम से भी कम है। 1954-1955 में 64 ग्राम की तुलना में, जो विश्व स्वास्थ्य संस्थान द्वारा प्रस्तावित 80 ग्राम प्रतिदिन की न्यूनतम आवश्यकता के विरुद्ध है। यह एक विकट स्थिति है, क्योंकि हमारे यहाँ बढ़ते हुए बच्चे बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें पर्याप्त मांसपेशियों के विकास के लिए भोजन में दालों की आवश्यकता है। प्रोटीन कुपोषण न केवल शारीरिक विकास को विकृत करता है, अपितु बढ़ते हुए बच्चों के मानसिक विकास पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। इस संदर्भ में हमारे देश में सोयाबीन की उपज को लोकप्रिय बनाने की नितांत आवश्यकता है। अरहर की 22.3 ग्राम प्रोटीन की तुलना में सोयाबीन में प्रति 100 ग्राम दानों में 43.2 ग्राम प्रोटीन है। पूरे भारत में किए गए परीक्षणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रति हेक्टेयर सोयाबीन की फसल 29.6 क्विंटल दाने हैं, जबकि अरहर की फसल समान स्थितियों में केवल 16.60 क्विंटल है। प्रोटीन समृद्ध सोयाबीन के दाने में 19.5% तेल भी है और संसार के खाद्य तेल उत्पादनों में यह ऊपरी स्थान रखता है। सोयाबीन को ऊंचे क्षेत्र पर चावल की मेड़ पर और सह उपज के रूप में कपास, मकई, आंगुल्य बाजरा तथा अरहर के साथ उगाया जा सकता है। इसे पूरे देश में उगाया जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि विशेषकर ठंडी पहाड़ी इलाकों में सोयाबीन की किस्म बेहतर है। इस प्रकार सोयाबीन भारत के लिए वरदान बन सकता है। यद्यपि इस समय अधिकांश यह फसल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, परंतु इसकी फसल अत्यधिक रूप से बढ़ जाएगी यदि हम लोगों को इससे प्राप्त लाभों से परिचित करा दें और क्रय विक्रय की सुविधा भी बढ़ा दें। 19.5.3 तिलहन हमारे देश की पारंपरिक तिलहन फसलें हैं मूंगफली, तिल, राई, रेंडी, सरसों, अलसी और कुसुम। इस सूची में नई फसलें सोयाबीन, सूरजमुखी तथा तेल वाले तार को भी जोड़ना चाहिए। जो वनस्पति तेल हम प्रयुक्त करते हैं वे न केवल पारंपरिक तेल बीज वाली फसलों से निकाले जाते हैं, अपितु कपास के बीजों, चावल के चोकर, मकई तथा अनेक अन्य तेल युक्त जड़ी बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों से भी प्राप्त होते हैं। यद्यपि 1963-64 में हमारी विदेशी मुद्रा की आय में तिलहन की 7% की भागीदारी थी,
तथापि हमारी तिलहन उत्पादन सही अर्थों में उच्च स्तरीय नहीं रहा। तिलहन की हमारी प्रति व्यक्ति उपलब्धि 1955-56 में 2.5 किलो से 1984-85 में 5.5 किलो तक बढ़ी। इसी समय वनस्पति तेलों का उत्पादन भी प्रति व्यक्ति 0.7 किलो से 1.2 किलो तक बढ़ा, परंतु तब भी एक दिन में एक व्यक्ति को तेलों और वसा की प्राप्ति केवल 15 ग्राम के करीब है, जो प्रस्तावित 30 ग्राम के स्तर से आधी है। यद्यपि संतुलित भोजन के लिए वसा एक अनिवार्य पदार्थ है, तथापि पारस्परिक रूप से हमारे खाद्य में इसने कम महत्व का ही स्थान प्राप्त किया है। इस बिगड़ी हुई पद्धति में तुरंत सुधार होना चाहिए, क्योंकि भारत में कुपोषण प्रबल है। सदियों से तिलहन फसलों की खेती सीमांत और उपसीमांत भूमि में की जाती है, जिसमें पोषण और जल आपूर्ति दोनों की कमी होती है। परिणाम स्वरूप हमारी अधिकतर तिलहन किस्में वे हैं जो प्रतिकूल स्थितियों में भी बची रहती हैं, पर उत्पादन बहुत कम होता है। अब उच्च उत्पादक फसलों को दे सकने वाली किस्मों के विकास द्वारा और उपज के बेहतर संसाधनों द्वारा स्थिति में सुधार लाया जा रहा है। मूंगफली हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। हमारी प्राथमिक लक्ष्य प्रति हेक्टेयर करीब 4 टन फली उत्पादित करना होना चाहिए, जिससे करीब 1 टन तेल की प्राप्ति होगी। मूंगफली में और साथ साथ सरसों, तोरिया, रेंडी और कुसुम में हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो इस लक्ष्य से भी अधिक जा सकती हैं। स्वस्थ बीजों से भरपूर फलियों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर अनुकूलतम पौधों की पैदावार, वक्त पर बुआई, फसल विकास की महत्वपूर्ण स्थिति में कम से कम एक बार सिंचाई तथा फसलों की आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों का प्रयोग हमें उच्चतम प्राप्तव्य फसलों के 80% से भी अधिक दे पाएगा। अन्य सहायक तत्व हैं सामयिक अपत्रेण नियंत्रण, पौधों के संरक्षण साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग और फसल कटने के पश्चात होने वाले नुकसानों की रोकथाम। बीजों से तेल निकालने की अकुशल ग्राम स्तरीय रीतियों को भी आधुनिक बनाने की काफ़ी गुंजाइश है। यही नहीं, हमारा कौशल उन्हें अन्य फसलों के साथ परिवर्तन क्रम में उपजाने का भी होना चाहिए। अच्छी मिट्टी और सुनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसा किया जा सकता है और कम मात्रा में होने वाली वर्षा के क्षेत्रों में अच्छी व्यवस्था द्वारा उनकी फसलों को स्थिरता प्रदान की जा सकती है। 19.5.4 सरकरा फसलें। उत्कृष्ट कोटि के गन्ना उत्पादन में भारत की सुनिश्चित परंपरा है। 25 से अधिक देशों में भारत में उत्पन्न गन्ने की किस्में पैदा की जाती हैं, जिनमें विश्व स्तर पर लोकप्रिय एनसीओ 310 किस्म भी सम्मिलित है। हमारे देश के मौसम में विभिन्नता के कारण गन्ने की फसलों और उनके उत्पादन में भी अधिक विभिन्नता प्रकट होती है। जिन क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता ऊंची है, वहीं हमारा प्रयत्न अधिक गन्ना उपजाने का होना चाहिए। हमारे पास वसंत और सर्दियों में बोई जाने वाली अनेक अच्छी किस्में हैं। अगर इन किस्मों को ठीक तरीके व तकनीक से बोया जाए तो हम इतना गन्ना उत्पन्न कर सकते हैं कि सारे साल गन्ना मिल को व्यस्त रख सकें। वास्तव में आवश्यकता लाभकर मूल्यों पर उनकी फसल के निश्चित रूप से बिक जाने की आश्वस्ति की है। यह आश्वस्ति गन्ना मिलों और सहकारी संस्थाओं द्वारा मिलनी चाहिए। उन्हें उर्वरकों और फसल रक्षण साधन इत्यादि के रूप में इन कृषकों को सामयिक निवेश भी देते रहना चाहिए। 1960 के दशक में भारत में एक अन्य सरकरा उपजाऊ फसल चुकंदर का उत्पादन प्रारंभ हुआ। सोडियम की बहुत भारी मात्रा से युक्त मिट्टी, जहां और कोई फसल लाभप्रद रूप में नहीं उगाई जा सकती, इनको उगाने का श्रेष्ठ क्षेत्र है। चुकंदर ऐसी मिट्टी के अतिशय सोडियम को दूर कर देता है और ऐसी मिट्टी के संरचना को सुधारता है। हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती जनसंख्या के बावजूद हमारी प्रति व्यक्ति गन्ना उपलब्धि 1960-61 में 4.7 किलो से बढ़कर 1984-85 में 10.7 किलो हो गई। 19.5 रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों की सूची में कपास सर्वोपरि है। वस्तुतः भारत प्रथम देश है जिसने संकर कपास का विकास किया है। आज हमारे पास न केवल दीर्घ रेशा वर्ग
अपितु मध्यम और लघु रेशा वर्ग श्रेणियों में भी अलग अलग किस्में हैं, जिनकी ग्रामीण भारत में भी भारी मांग है। हमारी शोध उपलब्धियों के बावजूद सूती कपड़े की उपलब्धि 1960-61 में 13.8 मीटर प्रति व्यक्ति से घटकर 1984-85 में 10.6 मीटर रह गई। समान काल के दौरान संश्लेषित कपड़ों में 1.2 मीटर प्रति व्यक्ति से 3.9 मीटर प्रति व्यक्ति बढ़ोतरी ने भी इस अवसान को बंद नहीं किया। यह देखकर बहुत कष्ट होता है कि आज एक औसत भारतीय 2.5 दशक पूर्व के भारतीय से कम कपड़ा उपलब्ध है। यद्यपि आज कपास उपज का हमारा क्षेत्र और हमारी कपड़ा मिलें विश्व में सबसे ज़्यादा है। चूँकि हम उपज के अंतर्गत अधिक भूमि नहीं ला सकते, अन्य फसलों के परिवर्तन क्रम में उगती कपास को पर्याप्त कीटाणु नियंत्रण तथा फसल व्यवस्था के माध्यम से विशिष्ट स्थान प्राप्त होना चाहिए। भारी वर्षा क्षेत्रों में जूट का उत्पादन होता है। 1980-81 में भारत ने 399.1 करोड़ रुपए मूल्य के जूट निर्मित वस्तुओं का 5,58,000 टन निर्यात किया। पुलिया बनाने, संग्रह और यातायात साधनों के विश्वव्यापी परिवर्तन के कारण 1984-85 में निर्यात घटकर 1,60,000 टन ही रह गया। फिर भी देश के भीतर जूट उत्पादनों की अच्छी मांग है। अतः हमारे वैज्ञानिकों ने जूट की उन किस्मों का विकास किया है जो चावल, गेहूं, आलू और मूंग के साथ परिवर्तन क्रम में उपजाई जा सकती हो। 19.5.6 रोपण फसलें चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर, नारियल, अखरोट, काजू, इलायची, काली मिर्च तथा अन्य संबद्ध मसाले बगीचे के स्तर पर लगाए जाते हैं तथा उनके उत्पादन की देश में तथा देश के बाहर अच्छी मांग है। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुपंक्तिबद्ध उपज के लिए तकनीकों का विकास किया है, जिससे ऐसे बागों और उद्यानों में उपलब्ध स्थान का अधिक लाभ उठाया जा सके। उदाहरण के लिए काली मिर्च को नारियल और अखरोट वृक्ष के तनों के साथ उगाया जा सकता है और वृक्षों के अंतरालों के मध्य अनानास, चाराफली तथा घासें उगाई जा सकती है। इस प्रकार की बहुपंक्तिबद्ध उपज से प्रति इकाई क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। 19.5.7 आलू तथा अन्य कंद फसलें। आलू कंद बीजों से उपजता है, जिसे स्वस्थ फसल उगाने के लिए कीटाणु रहित रखना चाहिए। अभी तक स्वस्थ कंदमूल केवल उन पहाड़ी इलाकों में उगाए जा रहे थे जो विषाणु रोग फैलाने वाले एफिड कीटों से विमुक्त थे। विस्तृत समयबद्ध अध्ययन द्वारा हमारे वैज्ञानिकों ने वर्ष के ऐसे अलग अलग समयों की पहचान की है जब हमारे देश के विभिन्न भाग संक्रामक बीमारी फैलाने वाले एफिड से मुक्त होते हैं। अनुकूल किस्मों के विकास से अब सभी कंदमूल उपजाने वाले क्षेत्र एफिड से मुक्त समय में स्वस्थ कंद बीज उपजा सकते हैं। आलू की फसल कंद बीजों के कटे टुकड़ों के परंपरागत रीति से उगाई जाती है, जो महंगा तरीका है और आलू की उपज को महंगा बनाने का कारण भी है। हाल में वैज्ञानिकों ने आलू बीजों को उगाने के लिए प्रायः वैसी ही तकनीक का विकास किया है जिस विधि से टमाटर या बैंगन उपजाए जाते हैं। सुधार होने पर यह तकनीक पोषकों से भरपूर इस फसल के उपज मूल्य को काफ़ी घटा सकेगी। कसावा, मूल, शकरकंद, डाइओस्कोरिया तथा अन्य विविध प्रकार के रतालू कमजोर वर्ग के लोगों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं। यद्यपि हमारे विकास कार्यक्रमों की सफलता के पश्चात कुछ उपभोक्ता अनाजों की ओर मुड़ सकते हैं, तथापि कंद फसलें हमारी कृषि अर्थशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेगी, क्योंकि वे भोजन के रूप में कैलोरी प्राप्त करने का एक सस्ता साधन है और ऐसी भूमि पर भी उगाई जा सकती हैं जहां अन्य फसलें न उग सकें। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी 9.5.7 आलू तथा अन्य कंद फसलें। अब चैप्टर को हम करेंगे यहीं पे समाप्त, क्योंकि चैप्टर लंबा होते जा रहा है। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे 19.5.8 फल और सब्जियों के आगे की कहानी। तो दोस्तों, अब आप इन सारे लेक्चर को सुनने के बाद अपनी नोटशीट बनाएं और नोटशीट को स्टडी करें, मनन करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर आपने
इनको ठीक से ध्यान से सुना तो निश्चित रूप से आप 100 में 100 नंबर लाने में सफल होंगे और ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हमारी मदद से हम कहीं आपके इस सफलता में काम आए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।